तो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। आ गए हैं आज का एक नया चैप्टर लेके क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टारगेट्स 100/100 बैच है ये, और ये पहला चैप्टर आपका क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले समझिए रिलेशन क्या होता है। तो भाई लोग एक बात ध्यान देना, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और ये जो वीडियो है क्लास 12th के लिए, CBSE मैथ्स के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम्स आप लोग देने वाले हो 2020-22 के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, और उन्हीं के लिए पहला पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो। सबसे पहले समझो यार, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन किसे तुम कहोगे? रिलेशन को समझने से पहले समझो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। इन तीनों पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है यार। रिलेशंस को तुमने चैप्टर 2 क्लास 11th में पढ़ के आया है, एनसीईआरटी को। तो उसमें आपने बहुत अच्छे से समझा था भाई। देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। बट आप अभी भूल चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं इन तीनों का रिवीजन कराऊंगा, फिर आपको रिलेशंस अच्छे से पकड़ बनेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स से। तो सबसे पहले समझो यार ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। देखो यार, ध्यान से समझना। अगर कोई सेट है और उसमें दो अवयव हैं, यानी दो एलिमेंट हैं। कोई सेट है ए मान लो, और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। 2 एलिमेंट कौन कौन है? ए और बी, ठीक है। तो ध्यान से समझना भाई। इसमें जो अगर ए है, इसको हम फर्स्ट प्लेस दे देते हैं, और बी का सेकंड प्लेस हम लोग निर्धारित कर देते हैं। इसका प्रथम स्थान और बी का द्वितीय स्थान यानी सेकंड प्लेस निर्धारित कर देते हैं, या सर्टेन कर लेते हैं, एज्यूम्स कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट सेट होगा यार, ध्यान से समझना। वो कैसा होगा, उसको भी हम एक ऑर्डर्ड में लिखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि यार देखो, ए कामा बी को हम बी कामा ए के बराबर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ए को फर्स्ट प्लेस मान लिया है और बी को सेकंड प्लेस मान लिया है। तो हमेशा हम ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे। लेकिन यार यहाँ बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिखा, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ये जो पेयर है ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, लेकिन ये वाला पेयर ऑर्डर्ड में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो समझ चुके आप लोग ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। चलो अब बता देता हूं इसकी डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर के डेफिनेशन की, तो ध्यान दो। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी, ए और बी हैविंग द प्रॉपर्टी दैट ए कॉमा बी इज इक्वल टू यू कॉमा बी इफ ओनली इफ ए इक्वल टू यू एंड बी इक्वल टू वी। कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेयर है, युग्म है ए और बी, ठीक है। ए और बी कोई युग्म है, तो उनको उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? कि अगर ए कामा बी इस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, और यू कामा भी को एक ऑर्डर दे रहे हैं, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की बात हो गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, अगर टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, तो क्या हम कह सकते हैं, देन ए इक्वल टू यू, ए इक्वल टू यू एंड द बी इक्वल टू वी। तो यही तो लिखा है मैंने, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, एंड our next heading is a Cartesian product of two sets is very easy। तो चलो देख लेते हैं इसे भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है भाई, ध्यान दो। देखो, जैसे कि अगर आप एज्यूम्स करो कोई सेट ए है, ठीक है।
इसमें एलिमेंट्स ए बी सी हैं, ठीक है। और दूसरा सेट आप एज्यूम्स कर लो बी, इसके एलिमेंट्स ई एफ जी हैं, ठीक है। एच भी ले सकते हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, तीन तीन एलिमेंट ही ले रहे हैं, थ्री थ्री एलिमेंट दोनों सेट्स में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि टू सेट्स हैं और उसमें से हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, टू सेट्स के ये दोनों जो सेट्स दिए हुए हैं इनके आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम ए क्रॉस बी के द्वारा दिखाते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा, इसी को तो हम ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। आप अभी तक बातों को अच्छे से समझने लगे होंगे, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए कामा ई, ए कामा ई लिख सकते हो। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, ए कामा एफ, ए कामा एफ लिख सकते हो। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, ए कामा जी लिख सकते हो, ए कामा जी, ठीक है। नेक्स्ट में लिख सकते हो स्टूडेंट बी कॉमा ई। नेक्स्ट में लिख सकते हो बी कॉमा एफ। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, बी कॉमा जी, लिख लो बी कॉमा जी। एंड नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट में आप लोग लिख सकते हो बी कॉमा जी के बाद सी कॉमा ई, सी के साथ इसको लिखोगे सी कॉमा ई। एंड द नेक्स्ट वन इज सी कॉमा एफ एंड द नेक्स्ट वन इज सी कॉमा जी। अब यहाँ तक के ये सभी ऑर्डर्ड पेयर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, एक सेट ए और बी के, यानी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट यही हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हो। ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन की दृष्टिकोण से आपको ये फिर से बताया गया है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रिलेशन क्लास 12th में। तो आपने ध्यान दो, आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था ए क्रॉस बी के बारे में, ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, बट यहाँ पे आप ए क्रॉस ए के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में व्यस्त रहेंगे, क्या रहेंगे, ए क्रॉस ए के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में व्यस्त रहेंगे, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट की बात अब नहीं की जाएगी क्लास 12th में, ठीक है। ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट से झगड़ा होगा, ठीक है, क्वेरलिंग होगी आपस में। तो चलिए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। दस स्टूडेंट यू कैन डिफाइन द रिलेशन। तो रिलेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is defined as a relation from set A to B, ओके। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होता है, उसे आप एक तरह से रिलेशन के द्वारा परिभाषित कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलते हुए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे इस वीडियो को हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स देख करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं, ओके। देखिए, क्योंकि यार आगे चल के आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है तो इसलिए अभी से आप ध्यान दो। आर सच डैट हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, सच डैट ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। और इसको हम दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, ए रिलेट टू बी। और इसके लिखने का एक और तरीका होता है, क्या लिखते हैं, आर सच डैट ए मैप टू बी, ठीक है। लेकिन अब 12th में आप रिलेशन को कैसे पढ़ोगे, रिलेशन ए मैप टू ए पढ़ोगे, ठीक है।
ए मैप टू बी को आप क्लास 11th में कवर कर चुके हो। अब आपको पढ़ना है ए मैप टू बी रिलेशन, ए मैप टू ए रिलेशन को, ए मैप टू बी को आप 11th में कवर कर चुके हो। तो देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के प्रकार क्या क्या हैं, संबंध के प्रकार क्या क्या हैं, समझिए ध्यान से। इम्पटी रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं समझाऊंगा इम्पटी रिलेशन। ध्यान से समझना इम्पटी रिलेशंस क्या होते हैं। देखो, अगर कोई सेट ए है, इफ अगर हम कोई सेट ए लेते हैं और ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं और हमें क्या कोई भी एलिमेंट ना मिले, नो एलिमेंट वी कैन फाउंड, वी फाउंड नो एलिमेंट, अगर हम किसी एलिमेंट्स को नहीं पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का इम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, ए क्रॉस ए के प्रोडक्ट में अगर हम किसी भी नंबर्स को नहीं पाते हैं, जैसे देखो अगर मैं एग्जांपल्स के लिए बात, एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। देखो, अगर कोई रिलेशन है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी इक्वल टू 10, और हमें सेट ए क्या दे रखा है, जो सेट ए दिया है हमें, सेट ए क्या हमको दे रखा है 1 2 3 4। इफ इज पॉसिबल देन वी कैन से कि ये एलिमेंट होंगे या नहीं। तो चलो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले समझो इसको, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान दो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या ए क्रॉस ए में कोई ऐसा एलिमेंट है, यानी ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम इसी में से घटाएं तो हमें 10 मिल जाए। देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए और स्मॉल बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, दोनों एलिमेंट ए से लिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बताओ भाई, इसमें से हम कोई ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, और ए में से बी को अगर हम घटाते हैं, जैसे अगर हम 1 को ले लो और 1 में से अगर आप 2 को घटा दो या किसी भी नंबर को इसमें से घटा दो, ए वाले को ही, तो क्या 10 मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब इतने आप छोटे तो हो नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक, तो ये तो दिखाने की जरूरत है नहीं, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, ए क्रॉस ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये खाली होगा। ठीक है, ये जो है एकदम खाली होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसे इम्पटी रिलेशंस कह देंगे। और इसे हम स्टूडेंट फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। समझ रहे हो बातों को? इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, इसको आप कैसे नोटिस कर सकते हो, आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का इम्पटी रिलेशन है। तो आशा करते हैं आपको इम्पटी रिलेशन बिल्कुल क्लियर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात, तो अभी आपने इम्पटी रिलेशन को देखा, तो इम्पटी रिलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इसके डेफिनीशन को देख लो। इम्पटी रिलेशन का डेफिनीशन, an empty relation is one which there is no relation between any element of a set। अगर हम कोई सेट ले रहे हैं और उसमें से वो एक दूसरे के एलिमेंट से, यानी सेट ए से ए में ही परिभाषित है, तो अगर वो किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है तो उसे हम इम्पटी रिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, देखो अगर हम कोई रिलेशन ए कमा बी सच डेट ए माइनस बी इक्वल टू 10 एज्यूम्स करते हैं, और इफ जो सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 है, तो ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इस एलिमेंट्स में से हम इसी में से किसी एलिमेंट्स को घटाएं तो हमको 10 मिल जाए।
माइनस का टर्म है, सब्ट्रैक्ट करें तो हमको 10 मिल जाए, ऐसा कोई टर्म नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एम्प्टी रिलेशन है, जो अभी रिलेशन एग्जांपल्स आपको दिया गया है। देन आर इज इक्वल टू एम्प्टी रिलेशन इक्वल टू फाई, हम इसे फाई से डिनोट कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं क्या, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज इक्वल टू फाइव। तो आपको एम्प्टी रिलेशंस पूरी तरीके से क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कराऊंगा। रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत बच्चों को, स्टूडेंट्स को डाउट होता है, पूरा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो अगर आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहते हो तो आपको एक चीज मिलेगा, इनाम मिलेगा, आपको प्राइस ये मिलेगा कि आपको कभी भी रिलेशन और फंक्शन भूलेगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान दो, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपको मैंने बताया कि जो सेट ए क्रॉस ए के एलिमेंट होते हैं वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अगर ऐसा मिल गया हमें, अगर ऐसा हमें मिल गया, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, तो हम कह देंगे वो रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो चलिए उसे डिफाइन कर देते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन इज ए रिलेशन ऑन सेट ए व्हेन ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समझ में आया आपको? अभी आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, यहाँ का अगर कोई एलिमेंट 2 3 4 और इधर भी 2 3 4 हम लेते हैं, क्योंकि सेट ए दोनों जगह है, ठीक है। तो ये 2 वाला 3 से कनेक्ट होगा, रिलेट करेगा, और ये 3 इससे रिलेट करेगा, और ये 4 4 से रिलेट करेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप इधर उधर भी कर सकते हो। तो ये प्रकार का जो होता है उसे ही हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, अलग शब्दों में अगर हम बात करें, तो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इज द रिलेशन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ध्यान दो, इन दोनों रिलेशंस को आप अच्छे से समझ गए हो। इम्प्टी और यूनिवर्सल को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, बोथ ऑफ इम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस समटाइम्स इट्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। इन्हें हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी यूनिवर्सल रिलेशन। इसलिए आपको पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको डेफिनेशन काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन में जो सबसे खास बात है, ओनली टू इटसेल्फ। ओनली टू इटसेल्फ लिखने का मतलब अभी आप जान जाओगे कि कोई एलिमेंट ए है और कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट ए बी सी आपको दिखाया गया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कोई एलिमेंट, कोई सेट ए ले लिया गया है, उसके एलिमेंट ए बी सी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो रिलेशन जो है इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए कॉमा बी, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, यानी कि रिलेशन ए रिलेट टू बी, ए इज इक्वल टू बी। इसके कहने का मतलब ए इज इक्वल टू बी जब होगा तो वो एक प्रकार का आइडेंटिटी रिलेशन होगा। समझिए, जैसे अगर मान लो दोनों साइड्स हैं, अगर इस साइड्स को हम ले लेते हैं ए बी सी और इधर भी ए बी सी, तो इसके कहने का मतलब ये है बच्चों कि ए जो है ए से रिलेट करेगा, बी जो है बी से, और सी जो है सी से रिलेट करेगा। और ये इधर उधर नहीं, आपस में ही रिलेट करेंगे। तभी हम क्या कह देंगे, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। यह एक प्रकार का आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ओनली टू इटसेल्फ, इस लाइन को याद रखिएगा, ओनली टू इटसेल्फ। बाकी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन का। तो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का क्लास 12th का बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर जेईई मेंस में भी ऐसे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसके क्वेश्चंस की बहुत कीमत होती है, नंबर्स बहुत ज्यादा इस पे बनते हैं, मार्क्स, ठीक है। देखो, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई सेट ए है तो उसका जो रिलेशन है किस प्रकार से डिफाइंड है, देखो उसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, इसको हम
तीन चीज़ों पे डिपेंड रखते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तब हम कहेंगे कि वो एक प्रकार का इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ रहे हो? इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब ये तीनों होगा तभी कहेंगे। अन्यथा अगर मान लो ये दोनों है, ये नहीं है, तो हम इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। ये और ये है, ये नहीं है, तो हम इनको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। यानी कि तीनों का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव के लिए समझो भाई, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है, इसके लिए क्या हमको याद रखना है? ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर। यानी जब ए कॉमा ए आर में होगा, आर का एलिमेंट होगा, तब हम कह देंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब ए एलिमेंट ऑफ ए हो। ये तो कंडीशन सब में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हम कर लेते हैं। अगर इसको हम A1 A2 एलिमेंट ऑफ ए कर दें, ठीक है, A1 A2 एलिमेंट ऑफ ए कर देते हैं। अगर आप 1 2 और 2 1 से घबरा रहे हो तो हम इसे कुछ और भी मान सकते हैं। जैसे इसको अगर हम स्किप कर देते हैं तो ए कामा बी एलिमेंट ऑफ ए मान सकते हो, ठीक है। तो अगर हम कह दें ए कामा बी एलिमेंट ऑफ ए है, तो ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर अगर है, तो ऑटोमेटिकली बी कॉमा ए भी अगर एलिमेंट ऑफ आर हो जाता है, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है, सॉरी, जो रिलेशन है, वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो इसमें भी टर्म्स आप जान सकते हो। ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एलिमेंट ऑफ ए से बिलोंग करते हैं, अगर ए से बिलोंग करते हैं तीनों, तो हम कह सकते हैं ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक, बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर। इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, देन बी एज्यूम्स दैट कि जो ए कॉमा सी है वो भी कहाँ से होगा? आर से होगा। तब इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूरी तरह से क्लियर होगा। अब समझ लीजिए, अगर एक एग्जांपल लेके आपको हम पूरा पूरा डाउट क्लियर कर दें, बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, तो उस डाउट को अब क्लियर करने की टाइम आ गई है, बारी आ गई है। देखो, जैसे कि डाउट की अगर हम बात करें, डाउट कहाँ पे आता है आप लोगों को इसमें? तो डाउट आपको यहाँ आता है कि जैसे कोई रिलेशन हम ले लेते हैं आर, इस प्रकार से डिफाइंड है कि अल्फा कामा बीटा गामा और फिर से अल्फा कामा बीटा है और बीटा कामा अल्फा है। ऐसा कोई रिलेशन है मान लो, ठीक है, इसमें किसी सेट में डिफाइंड है, ठीक। और इसमें अगर आप बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, अल्फा कामा बीटा और बीटा कामा अल्फा, यानी ये दोनों आर में हैं। तो जब दोनों आर में हैं तो क्या होगा? सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? जब दोनों आर में है तो ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, बी कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर होगा तो सिमेट्रिक। तो अल्फा कामा बीटा और बीटा कामा अल्फा है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक है। आप लोग समझ रहे हो सिमेट्रिक क्यों है? ठीक है, सिमेट्रिक तो हो गया भाई। अब हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव भी है। देखो, अल्फा कामा अल्फा, बीटा कामा बीटा, गामा कामा गामा, इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा भी कुछ हैं, लेकिन जितने एलिमेंट हैं उन सबके साथ साथ एलिमेंट होने चाहिए। तो ऐसा तो हमें मिल रहा है, तो एक तरह का हम इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, ये तो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या है? ट्रांजिटिव है? नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं देखने को मिला। अल्फा कामा बीटा एलिमेंट ऑफ आर है, तो बीटा कामा कुछ और होना चाहिए था बीटा के साथ, तब हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर हम एक और रिलेशन आपको दे करके बताएं, फॉर एग्जांपल समझो, अगर हम इन सबको छोड़ देते हैं, इन लोगों को छोड़ दो, अल्फा कामा अल्फा, बीटा कामा बीटा, गामा कामा गामा,
ठीक है, इतने को लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक का कोई कंडीशन दिया ही नहीं है कि नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए इसके अंदर, आर के अंदर, कि आप कह सको कि सिमेट्रिक नहीं है तब तो ठीक, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है कि हम ना कह सकें कि सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई विरोध तो नहीं हो रहा है, कोई इसके अगेंस्ट करने के लिए तो नहीं है। अगर अगेंस्ट करने के लिए एक आध एलिमेंट आ जाते हैं, एक या दो एलिमेंट, तब तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक, क्योंकि कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता, या केवल यहाँ रिफ्लेक्सिव की बात हुई है और केवल एलिमेंट उसी तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अभी पूरा पूरा क्लियर होगा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब बात करें ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव में भी अगर कंडीशन कर रही है कि तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये ट्रांजिटिव होगा, यानी ये तीनों होगा। अभी ये बात किए हैं तो यानी ये तीनों होगा। तो ये तो आपका पूरा पूरा क्लियर है भाई। जब तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब अपना जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इन तीनों रिलेशंस का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आप जान ही गए हो, जब ये तीनों रिलेशंस होंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखो, एक एग्जांपल्स हम लेके आपको सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 के लिए वीडियो देंगे, और ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है। अब समझो बात को एग्जांपल्स की, एक एग्जांपल समझो यार, पूरा एक्सरसाइज आप खुद भी लगा सकते हो, वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ही कल के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को आप देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल कह रहा है एक कोई सब सेट हमको दिया है, यक्स एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है, और यक्स इज लेस ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड यक्स इज लेस आर इक्वल 12, ये कंडीशन दे रखा है हमें। और क्या दिया है? आर इक्वल टू ए कामा बी सच डेट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए माइनस बी जो है वो 4 का एक गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। चेक करो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप चेक करोगे तो सिंस ए माइनस ए जब आप निकालोगे, ए कॉमा ए ही तो होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये तो जीरो हो जा रहा है, ठीक। तो जीरो क्या है? जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी ए मल्टीपल ऑफ 4, ए इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना? समझ गए इस बात को? हेंस ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर में है, ठीक है। ए कॉमा ए किसका एलिमेंट है? आर का। समझ में आया? क्योंकि जीरो हो सकता है 4 का मल्टीपल। अभी यहाँ ध्यान दो, सेकंड अगर आप सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले आप लेट मान लोगे आप ए कॉमा बी, लेट एज्यूम्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए माइनस बी, यही तो है, मॉड ए माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या? मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 यम हम मान लेते हैं, अगर एज्यूम्स कर लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 यम हम एज्यूम्स कर लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मॉड्यूलस हटाएंगे तो दूसरे साइड हम लोग प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो आज से, मॉड्यूलस हटा तो प्लस माइनस दूसरे साइड लग जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम यहाँ से साइन चेंज करते हैं, यानी हम माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम प्लस माइनस 4 एम लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ से माइनस को हटाना चाहें, ठीक, तो माइनस को हटाएंगे तो इधर वाला माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, यानी बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 एम, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज और चेंजिंग होगी,
क्या चेंजिंग होगी, ध्यान दो। b माइनस ए अगर आप मॉड्यूलस में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस की जगह भी आप मॉड्यूलस ले सकते हो, या प्लस माइनस हो तब भी आप मॉड्यूलस ले सकते हो। तो इसके जगह आप मॉड्यूलस ले लिए और ये 4m हो गया। यानी देखो पहले क्या था, a माइनस बी था 4m के बराबर, अब मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी 4m के बराबर था, मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए भी 4m के बराबर हो गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर में तो था ही, अब इजेक्टली ऑटोमेटिकली बी कॉमा ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो गया, तो हम इसे क्या कर देंगे, सिमेट्रिक हो गया। हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें स्टूडेंट, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट ट्रांजिटिव। अब इसे सीख गए तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, गेन कर सकते हो अच्छे मार्क्स। समझो ध्यान से, ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव में स्टूडेंट्स देखो, अगर आप एज्यूम्स कर लेते हो, ठीक है, हम एज्यूम्स कर लेते हैं क्या, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, एंड द नेक्स्ट हम एज्यूम्स कर लेते हैं बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, तो ऑटोमेटिकली ए कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर अगर आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, जो रिलेशन लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, a माइनस बी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4m फिर से एज्यूम्स कर लिया हमने, और इसी प्रकार से b माइनस सी मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी भी हमने एज्यूम्स कर लिया 4m के बराबर। तो यहाँ से हमने a माइनस बी को लिख दिया 4 प्लस माइनस 4m, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m लिख देंगे। अब ध्यान दो, अगर आप क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ लेते हो, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहां से आप देखोगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को आपने अगर जोड़ लिया, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4m कॉमन है, तो प्लस माइनस कॉमन है तो 4m आपस में लिख लोगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे n लोगे, एक चीज ध्यान देना, दोनों जगह आप यम ही थोड़ी ना लोगे, यहाँ पे आप यन एज्यूम्स कर लो ना, अलग अलग रहेगा तो सही रहेगा, तो यहाँ पे आप यन लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ मोस्ट ए माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, तो 4 को भी कॉमन कर लोगे तो प्लस माइनस 4, और यम प्लस एन के जगह यहाँ पर यम प्लस एन, और यम प्लस एन के जगह आप एज्यूम्स कर सकते हो कोई के कांस्टेंट टर्म यूज कर सकते हो, तो प्लस माइनस 4 यहाँ की जगह आप के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के एज्यूम्स कर सकते हो, तो ये प्लस माइनस जैसे ही हटेगा इधर मॉड्यूलस लग जाएगा, और ऊपर अगर आपको दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं a माइनस सी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4k। तो इस प्रकार से ये a माइनस सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं a कॉमा सी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, हेंस a comma c is also element of R, then we can say ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी। तो जब ये तीनों हो गए तो ऑफ कोर्स ये एक प्रकार का इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं hence this is an equivalence relation। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन यहीं से मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, देखते रहिए हमारा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। ओके।